गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी को, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी ये 8वीं क्लास होने वाली है, जो कि जीएसटी से रिलेटेड ही है। आज की इस क्लास में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक टॉपिक है हमारा कंपोजिशन स्कीम या सम्मिश्रण योजना क्या है। इसके बारे में जो बेसिक था वो ऑलरेडी हम एक बार देख चुके हैं, बट अब हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर। और दूसरा एक टॉपिक आता है, वो आता है ई वे बिलिंग का, या ई वे बिल्स क्या होते हैं, इनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। यदि आपको पिछले क्लास का कुछ डाउट है तो आप उसको यहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अथवा पर्सनल मैसेज के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। आपके पास, सबके पास मेरा नंबर ऑलरेडी है, ठीक है। किसी प्रकार की समस्या होने पे सीधे संपर्क कर सकते हैं। चालू करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपोजिशन स्कीम या सम्मिश्रण योजना क्या होती है। इसका बेसिक मैंने आपको ऑलरेडी क्या है समझाया हुआ था। यह एक वैकल्पिक कर व्यवस्था थी जीएसटी के अंतर्गत, ठीक है। कुछ रियायत प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई थी। तो कंपोजिशन स्कीम उन छोटे करदाताओं पर क्या है कर लगाने का वैकल्पिक तरीका है। किन पर कर लगाने का? जो छोटे करदाता हैं, जो बहुत बड़े व्यापारी नहीं हैं, ठीक है, जिनका टर्नओवर क्या है कंपेरेटिवली कम रहता है, उनको लेकर के। जिनका टर्नओवर कितना रहेगा? तो यदि वह माल की बिक्री कर रहे हैं, या वस्तु की प्रदायगी अदायगी कर रहे हैं, वस्तु में जो टर्नओवर होना चाहिए कितना होना चाहिए? 1.5 करोड़। और यदि वह क्या करते हैं, सेवा में प्रदायगी व्यापार करते हैं, तो वो कितना होना चाहिए? 50 लाख। ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम का उद्देश्य सरलता लाना और छोटे करदाताओं के लिए लेखे रखने और कर भुगतान प्रक्रिया को क्या करना? सरल बनाना है। लेखे रखने का मतलब क्या होता है कि पूरा एक और क्या करना? अकाउंटिंग करना, पूरा एक क्या करना? रिकॉर्ड तैयार करना। इस प्रक्रिया को थोड़ा सा उनके लिए क्या कर दो? आसान कर दो, ठीक है। कंपोजिशन विकल्प अपनाना ऐच्छिक है, और इस योजना के तहत कर का भुगतान करने के लिए पात्र व्यक्ति सामान्य दर पर कर का भुगतान करने के बजाय हर तिमाही में अपने कारोबार का एक निर्धारित प्रतिशत क्या है कर के रूप में दे सकता है। तो भाई साहब, सामान्य कर दर क्या है? सामान्य कर दर 5%, 12%, 18%, 28% है। यदि आप इसमें कर नहीं देना चाहते हैं, आप छोटे व्यापारी हैं, तो आपके लिए एक वैकल्पिक कर व्यवस्था है। वैकल्पिक कर व्यवस्था किस चीज़ के लिए है? कि भाई साहब, आप कैसे काम करेगी? तो आप त्रैमासिक स्तर पर या तिमाही दर पर क्या कर दीजिए, आप त्रैमासिक आधार पे क्या कर दीजिए, आप एक फिक्स्ड अमाउंट पे कर दीजिए, बस हो गया। वो फिक्स्ड अमाउंट कितना हो सकता है? तो आपके टोटल टर्नओवर का 1% हो सकता है। आपके टोटल टर्नओवर का 1% हो सकता है, ठीक है। ये क्या था? आपका कंपोजिशन स्कीम था। थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं कि माल एवं सेवा कर में रजिस्टर्ड करदाता, जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड करदाता या कारोबारियों को सामान्य रूप से कर योग्य माल की आपूर्ति पर निर्धारित दर, मैंने आपको जस्ट पीछे बताया कि भाई 3% है, 5% है, 12% है, ठीक है। ये सब 3%, 5%, 12% कल की क्लास में हमने समझ लिया था, ठीक है। 3% कहाँ लगता है, 5 कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता, 18, 28 को कर चुकाना पड़ता है। और इस देय कर में से इनपुट होती है, और शेष शुद्ध राशि जीएसटी के रूप में क्या भुगतान करना आवश्यक होता है। तो भाई साहब, आपका जो भी टर्नओवर था उसमें जो शुद्ध आय निकल करके आती है, उसमें आप जीएसटी पे करेंगे। नॉर्मल प्रोसेस तो यही कहती है। इस प्रकार ये व्यक्ति को प्रतिमाह 3 विवरणियां प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। इन प्रक्रियाओं से मुक्ति दिलाने के लिए छोटे कारोबारियों के लिए क्या कर दिया गया? जीएसटी भुगतान करने के लिए एक सरल योजना लागू कर दी गई, ताकि उनको 3 बार क्या है विवरणियां प्रस्तुत ना करनी पड़े, ताकि उनकी जो प्रोसेस है, ताकि उनके लिए जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी क्या रहे, आसान रही आए। और इसके लिए जो प्रक्रिया व्यवस्था बनाई गई उसको क्या कहा गया? कंपोजिशन स्कीम कहा गया। इसमें व्यापारी को कर का भुगतान त्रैमासिक स्तर पे करना पड़ता है, और वर्ष भर में केवल एक विवरणी प्रस्तुत करनी होती है, ना कि एक माह में तीन तीन विवरणियां। नॉर्मल प्रोसेस में एक माह में 3 विवरणियां प्रस्तुत करनी होती हैं। कंपोजिशन स्कीम में पूरे वर्ष में एक विवरणी का प्रस्तुत करनी होती है, ठीक है। माल एवं सेवा कर की अधिनियम की धारा 10 के अनुसार कंपोजिशन स्कीम से आशय कर भुगतान की ऐसी योजना से है जिसमें कोई पंजीकृत व्यक्ति जिसका पूर्व वित्तीय वर्ष में संकलित टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, एक निश्चित प्रतिशत दर से कर का भुगतान करने का विकल्प अपना सकता है। इस योजना को अपनाने के लिए कुछ शर्तें क्या है निम्नलिखित तय की गई हैं, ठीक है। क्या क्या शर्तें हैं, अब उनको देखते हैं। कुछ मुख्य बातें, ठीक है। पहला, कि माल के या वस्तु के उपयोग पूर्तिकर्ताओं के लिए कुछ पात्रता की बात की गई है। क्या पात्रता? तो ऐसा माल या वस्तुओं का रजिस्टर्ड उत्पादक या व्यापारी जिसका वार्षिक टर्नओवर कर योग्य एवं कर मुक्त दोनों प्रकार के माल की पूर्ति का योग 1,50,00,000 रुपए से। ध्यान में रखना, 1,50,00,000 रुपए किस चीज के लिए है? वस्तुओं के लिए है, ना कि सेवाओं के लिए। यहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है माल के लिए, ठीक है। तो वस्तुओं के यदि व्यापार हो रहा है और वो 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर है, ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाएगा? इसको लागू किया जा सकता है। दूसरा, सेवा पूर्तिकर्ताओं के लिए पात्रता क्या होगी?
ठीक है, ये तो माल पूर्तिकर्ताओं के लिए हो गई। सेवा पूर्तिकर्ताओं के लिए क्या पात्रता होगी? तो कंपोजिशन स्कीम 31 मार्च 2019 तक केवल माल के क्या पूर्तिकर्ताओं की लागू थी, अब यह लागू हो चुकी है। ठीक है, 1 अप्रैल से लागू की गई है, जो कितने रुपए तक के लिए? 50 लाख रुपए तक के लिए है। ठीक है, कितने रुपए तक के लिए? 50 लाख रुपए तक के लिए। ठीक है। तीसरा कि कंपोजिशन कर की दर इस योजना को अपनाने वाले व्यक्ति को कुल टर्नओवर पर एक निर्धारित दर से कर चुकाना होता है। क्या रेट होगा कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत? तो एक फिक्स्ड रेट इसके अंतर्गत रखा गया है। वो फिक्स्ड रेट क्या होता है? तो यह दर व्यापारी के लिए केवल कर योग्य माल के टर्नओवर पर 1% एवं निर्माता के लिए कुल टर्नओवर या कर योग्य एवं कर मुक्त पर 1%, रेस्टोरेंट के लिए 5% निर्धारित की गई। ठीक है, एकदम फिक्स्ड अमाउंट है, इतना भाई साहब पे कर दीजिए, बाकी बात खत्म। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आप क्या कर रहे हैं, वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं, तो आप 1% पे कर दीजिए। यदि आप क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट के लिए कहीं आपका व्यापार संबंधित है, तो 5% पे कर दीजिए। 50 लाख रुपए तक के सेवा प्रदायक के लिए 6% पे कर दीजिए। सेवा के मामले में कितना तय किया गया? मिनिमम 6% तय किया गया है। ठीक है, तो उसको भी क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। अंतर्राज्यीय पूर्ति पर रोक। तो कंपोजिशन विकल्प अपनाने वाला व्यक्ति दूसरे राज्यों को माल की आपूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे राज्यों से माल जरूर मंगवा सकता है। ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम में एक ये क्या है, कमी है। क्या कमी है, या यूं कहें कि इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? कि यदि कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम में एनरोल करता है, कंपोजिशन स्कीम का क्या है, प्रॉफिट उठाना चाहता है, या उसमें एनरोल कर चुका है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे राज्यों का जो माल है वो अपने की पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे राज्यों से माल मंगवा सकता। मतलब यदि मैं कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठा रहा हूं, तो मैं दूसरे राज्यों में क्या कर सकता हूं, माल की आपूर्ति नहीं कर सकता। यदि राजस्थान से ऑर्डर आता है तो मैं उसको फुलफिल नहीं कर सकता, लेकिन राजस्थान से मैं वस्तुएं मंगा सकता हूं। वो मुझे क्या है, भेज सकते हैं, यदि वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं है तो। मतलब सिंपल समझो ना, कि आप यहाँ पर हैं और ये राजस्थान में है। अब ये मैं यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे चूंकि कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठा रहा हूँ, तो मैं अपना सामान बाहर नहीं भेज सकता। लेकिन ये व्यक्ति भी यदि कंपोजिशन स्कीम में है, तो ये भी मुझे अपना सामान नहीं भेज सकता। हाँ, लेकिन यदि मैं यहाँ पे हूँ, कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठा रहा हूँ, अपना सामान क्या है, मैं बाहर नहीं भेज सकता इस व्यापारी को, लेकिन ये कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं उठा रहा, तो ये मुझे अपना सामान भेज सकता है। ठीक है, अलग से कर चार्ज नहीं किया जाता इसमें। तो कंपोजिशन डीलर माल की पूर्ति करते समय बीजक में जीएसटी अलग से चार्ज नहीं कर सकता। वह ग्राहक से जीएसटी वसूल नहीं कर सकता, बल्कि उसे अलग से 1% क्या है, टैक्स चुकाना होता है। ठीक है, तो ग्राहक से वसूली नहीं होगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता नहीं है। इस योजना को अपनाने वाले व्यक्ति को क्रय किए गए माल या इनपुट पर चुकाए गए कर के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कोई भी क्रेडिट या रिबेट नहीं होगा आपका यहाँ पर। इस तरह कंपोजिशन डीलर से यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी माल खरीदेगा, तो ऐसे प्राप्तकर्ता अर्थात क्रेता व्यापारी को ऐसे माल पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी। और इनपुट क्रेडिट स्कीम क्या है? ठीक है, इनपुट क्रेडिट स्कीम क्या है, ये कल की क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था। ठीक है, अर्थात कंपोजिशन अपनाने वाले सेवा प्रदाता से कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति सेवा प्राप्त करता है, तो उसे चुकाए गए कर के इनपुट पर छूट प्राप्त नहीं होगी। कर का भुगतान एवं रिटर्न कैसे होगा? ठीक है, तो कंपोजिशन डीलर को कर का भुगतान तिमाही सप्ताह होने के बाद 18 तारीख तक और वार्षिक रिटर्न वित्तीय वर्ष समाप्ति होने के बाद नियत तिथि तक प्रस्तुत करना होता है। फिक्स डेट जो भी जीएसटी पोर्टल में आएगी, उसके अनुसार क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। विकल्प की सूचना क्या रहेगी? तो कंपोजिशन विकल्प अपनाने की सूचना विभाग को 30 दिन के अंदर क्या है, देनी होती है। मतलब आप कंपोजिशन स्कीम में एनरोल होना चाहते हैं, इस विकल्प का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ भाई हम ये करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और क्या है कि भाई 1.5 करोड़ की विक्रय सीमा पार होने पर क्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1.5 करोड़ रुपए तक तो आप कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठा रहे थे। अब यदि क्या हुआ, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर चला गया, तो फिर क्या होगा भाई? कंपोजिशन स्कीम कहाँ लागू होगी? 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर में ना। तो यदि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर चला गया, तो क्या होगा? तो यदि वर्ष के दौरान टर्नओवर निर्धारित सीमा 1.5 करोड़ से ऊपर हो जाता है, तो उसी दिन से वह इस योजना से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और उस पर कर के भुगतान दर एवं रिटर्न के बारे में क्या हो जाएगा, सामान्य प्रावधान लागू हो जाएंगे कि भाई अब आप पे क्या लगेगा, 3, 5, 12, 18 पे टैक्स लगेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो यदि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से बाहर जाता है, 1.5 करोड़ से ज्यादा जाता है, तो आप तुरंत क्या हो जाएंगे, कंपोजिशन स्कीम से स्वतः बाहर हो जाएंगे। ठीक है,
इसके अलावा एक से अधिक स्थान पर कारोबार के संदर्भ में क्या कहता है, तो यदि समान स्थायी खाता संख्या पैन वाले रजिस्टर्ड व्यक्ति के अलग अलग स्थान पर या एक से ज्यादा कारोबार हैं तो टर्नओवर की वार्षिक सीमा 1.5 करोड़ रुपए जो भी हो लागू वार्षिक सीमा निर्धारण में सभी कारोबारों को टर्नओवर गणना में किया जाएगा। मतलब आप एक ही पैन नंबर पर, इसको सिंपल सा बेसिक समझो कि आप एक ही पैन नंबर पर कई सारे कारोबार कर रहे हैं मान लीजिए, तो क्या जो कई सारे कारोबार चल रहे हैं उन सब का इंडिविजुअल अलग अलग जोड़ा जाएगा 1.5 करोड़ रुपए, कि भाई आपका एक एक्स दुकान चल रही है, इसका 1.5 करोड़ अलग से जोड़ो, इसका 1.5 करोड़ अलग जोड़ो, इसका 1.5 करोड़ अलग जोड़ो, ऐसा तो नहीं ना। तो इसमें क्या होगा, इन तीनों का, चूंकि ये एक ही पैन नंबर पे है ना, तो इन तीनों का एक साथ जोड़ा जाएगा, और इन तीनों का एक साथ यदि 1.5 करोड़ हो गया तो आप कंपोजिशन, 1.5 करोड़ के अंदर है तो आप कंपोजिशन स्कीम में हैं, उससे बाहर तो आप कंपोजिशन स्कीम के बाहर हैं। ठीक है, यहां तक की बात। चलो, है ना। इसके बाद आता है कि 11वां पॉइंट इसमें, तो कंपोजिशन स्कीम को छोड़ने की बात आती है। तो कंपोजिशन स्कीम अपनाने वाला व्यक्ति भविष्य में कभी भी स्कीम को छोड़ सकता है। इसी प्रकार कंपोजिशन स्कीम अपनाने वाला व्यक्ति भविष्य में यह स्कीम अपनाने का विकल्प अपना सकता है। तुमको आज इस प्रोसेस से बाहर निकलना है, निकल जाओ। तुमको कल वापस से इस प्रोसेस में आने की इच्छा होती है, आ जाओ। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, बशर्ते कि आपको क्या करना होता है, 30 दिन बाद, 30 दिन के अंदर क्या करना होता है, सूचित करना होता है विभाग को कि भाई हम क्या कर रहे हैं, इसमें एनरोल कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी है। ठीक है। इसके अलावा एसेशन कोड की अनिवार्यता नहीं होती। तो कंपोजिशन स्कीम अपनाने वाले व्यक्ति के माल के लिए एसेशन कोड का उल्लेख नहीं करना होता है। ठीक है। इसके अलावा बीजक पर उल्लेखित कंपोजिशन उल्लेख क्या रहेगा, तो कंपोजिशन डीलर द्वारा बीजक पर कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति पूर्तियों पर कर संग्रहित करने के लिए पात्र नहीं है। मतलब इस लाइन को लिखा जाता है, वहां पर क्या लिखा जाता है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। मतलब यह आपूर्तियों पर या पूर्तियों पर किसी भी प्रकार का टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकता। ये बात वहां पे भी लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है, क्योंकि ये कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठा रहा है। वाक्य का उल्लेख करना होगा। इसी प्रकार व्यवसाय के साइन बोर्ड पर भी ये उल्लेखित करना होगा। कंपोजिशन क्या उल्लेखित करना होगा साइन बोर्ड पर, कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति, ये शब्द लिखना होगा। ठीक है, शब्दों का उल्लेख करना होता है। इस प्रकार कंपोजिशन स्कीम छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए जीएसटी भुगतान की एक सरल योजना है, जिसे अपनाना या ना अपनाना सरकार पर नहीं, कारोबारियों पर निर्भर करता है, वो कब अपनाना है चाहते हैं, कब छोड़ना चाहते हैं उसको। ठीक है। इसके बाद आता है कि इसमें दर क्या होगी, तो हमने देख लिया भाई। तो यदि क्या है, माल है की आपूर्ति की जा रही है, तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी सब मिला के कंपोजिशन स्कीम में रखा गया है। तो उसमें कितने की वो की जाएगी, तो 1% की जाएगी। कितने की, 1% की। यदि क्या है, कर योग्य माल की आपूर्ति के लिए टर्नओवर है तो उसमें भी 1% की रहेगी। यदि सेवा प्रदाता है तो उसमें 6% की रहेगी। यदि रेस्टोरेंट सर्विसेज है तो 5% की कंपोजिशन स्कीम रहेगी। तो नॉर्मली वस्तुओं पर कितना रहेगा कंपोजिशन स्कीम के तहत दर, 1% का। सेवा प्रदाता के रूप में यदि कुछ है तो 6% का। रेस्टोरेंट सेवाओं में कंपोजिशन स्कीम कितना लगे की दर कितनी रहेगी, 5% की। और कर योग्य माल की पूर्ति पे कितनी रहेगी, 1% की। ये होती है टैक्स फिक्स्ड टैक्स रेट, किसके अंतर्गत, कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत। ठीक है। उपरोक्त दरें कंपोजिशन विकल्प अपनाने वाले पूर्तिकर्ता द्वारा माल या सेवा की के पूर्ति मूल्य पर क्या है लागू होंगी। उसके द्वारा क्रय किए गए माल इनपुट पर उसे खरीदी के समय रजिस्टर्ड डीलर अर्थात पूर्तिकर्ता को निर्धारित दर से कहकर चुकाना पड़ता है। उदाहरण के लिए कि अक्षय ब्रदर्स एक फुटकर वस्त्र व्यवसायी है। ठीक है। उनका वर्ष भर में कपड़े का क्रय कितना था, 37 लाख रुपए, जो कि वह रजिस्टर्ड थोक व्यवसायी व्यापारियों से क्या खरीदते थे। ग्राहकों को उनके द्वारा 45 लाख रुपए का माल बेचा गया। कपड़े पर जीएसटी की दर कितनी हो गई, 5%। ठीक है, क्योंकि कपड़ों में कितना रहेगा, 5% रहेगा। अब देखो, इस स्थिति में यदि अक्षय ब्रदर कंपोजिशन स्कीम अपनाते हैं तो उन्हें दो काम करने होंगे। एक कि उन्हें माल के क्रय पर पूर्तिकर्ता थोक व्यापारियों को 37 लाख रुपए पर 5% का टैक्स चुकाना होगा। किस पर, 37 लाख रुपए का, ना कि किस पर, 45 लाख पर। ठीक है। दूसरा, माल को बेचते समय अर्थात पूर्ति पर अर्थात 45 लाख पर रुपए पर 1% का टैक्स जमा कराना होगा। यह 1% कर वह बीजक में चार्ज करके ग्राहकों से नहीं वसूल सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि उन्हें क्रय किए गए माल पर चुकाए गए कर की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं प्राप्त होगी। क्या क्या हुआ भाई, 37 लाख रुपए पे पहले आप क्या कर दो, 5%। ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे आपको 47 लाख रुपए पे पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो सप्लाई ली है, इनपुट लिया है, उस पे करिए। क्या कितने पे लिया, 37 लाख पे लिया, तो 37 लाख पे 5% पे कर दीजिए। ठीक है, इतनी बात। दूसरा आता है कि बचा हुआ जो आगे का पोर्शन है, ठीक है भाई, 45 लाख रुपए तक का आपका कारोबार हुआ था,
तो अब बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है उस पर क्या करेंगे आप, 1% का टैक्स पे करेंगे बस। कितने का, 1% का टैक्स पर करेंगे, और इसका आपको रिबेट नहीं मिलेगा, इसका आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, कोई रिटर्न इसमें नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इतनी सी क्या रहती है इसमें बात रहती है। कंपोजिशन विकल्प अपनाने के पात्र व्यक्ति कौन होंगे, तो कारोबारी व्यक्ति जो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, पहली बात वो। दूसरा, माल के कारोबारी व्यक्ति का वर्ष भर में जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए है, अथवा पूर्वोत्तर राज्यों में 75 लाख रुपए है, और सेवा प्रदाता के रूप में 50 लाख रुपए है, ठीक है, ध्यान रखना। 1.5 करोड़ रुपए नॉर्मल है। इसी को यदि आप पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में चले जाएंगे तो ये 75 लाख रुपए हो जाएगा, और सेवा प्रदाता के लिए कितना हो जाएगा, 50 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, कुल टर्नओवर गणना में व्यवसायी द्वारा किए गए कर योग्य माल एवं कर मुक्त माल दोनों की पूर्ति क्या है ली जाएगी। यदि व्यापारी माल के साथ आंशिक रूप से सेवाओं की पूर्ति करता है तो ऐसी स्थिति में सेवाओं का मूल्य कुल टर्नओवर का 10% या 5 लाख रुपए जो भी हो तो उसको कंपोजिशन विकल्प अपना सकता है। इस लाइन का मतलब सच पतना है कि यदि आप, कई बार क्या होता है वस्तुओं के साथ साथ हम सेवाओं की भी क्या करते हैं, आपूर्ति करते हैं। तो इस परिस्थिति में जब आप वस्तु के साथ सेवा की भी आपूर्ति कर रहे होंगे तो दोनों को वहां पे क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। और उसी का कैलकुलेशन दिया हो, जैसे एक कपड़ा व्यापारी का टर्नओवर 65 लाख रुपए है, वो ग्राहकों को स्टिचिंग की सुविधा भी देता है। व्यापारी का टर्नओवर, कपड़ा व्यापारी का कितना है, 65 लाख रुपए है, बस मतलब कपड़ा मतलब वस्तु, वस्तु माल माल बेच रहा ना, 65 लाख रुपए का। लेकिन वो साथ ही क्या है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, स्टिचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सिलाई वगैरह की, ठीक है। तो सुविधाएं भी देता है, तो इसके लिए 4 लाख रुपए क्या करता है, चार्ज करता है। ऐसी दशा में वह कंपोजिशन विकल्प अपना सकता है, और उसे माल सेवाएं अर्थात 65 लाख प्लस 4 लाख बराबर 69 लाख पर क्या है, 1% टैक्स देना होगा, ठीक है। इतनी सी क्या थी रहेगी, बात रहेगी इसमें। इसके अलावा कंपोजिशन विकल्प अपनाने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के बाहर से माल तो मंगा सकता है, लेकिन अन्य राज्यों संघ क्षेत्रों की पूर्ति करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर। तो ये पीछे हमने देख लिया था भाई, मध्य प्रदेश का एक व्यापारी कंपोजिशन स्कीम में यदि रजिस्टर्ड है तो अपना सामान किसी दूसरे राज्य में नहीं भेज सकता है। उसको व्यापार कैसा करना होगा, अंतरराज्यीय व्यापार करना होगा, यदि वो कंपोजिशन स्कीम में एनरोल हो गया है तो। कंपोजिशन स्कीम की समानता इसमें माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादक व्यापारी अपना क्या है, अपना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि एक एक्स रेडीमेड गारमेंट निर्माता है, उनका संभावित वार्षिक टर्नओवर कितना है, 70 लाख रुपए है। यह कंपोजिशन स्कीम, यह व्यक्ति अगेन कंपोजिशन स्कीम अपना ही सकता है, क्यों, क्योंकि 1.5 करोड़ के अंदर है ये तो, क्योंकि इसका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए की सीमा में है, यह निर्माता है, इसलिए इसे कुल टर्नओवर का 1% क्या है, चुकता करना होगा, ठीक है। ये दूसरा कि वाई एक किराना मर्चेंट है, उसका संभावित टर्नओवर कर योग्य माल का लगभग 78 लाख रुपए है, एवं कर युक्त माल का 80 लाख रुपए है। यह कंपोजिशन स्कीम नहीं अपना सकता, क्यों, क्योंकि वार्षिक टर्नओवर कितना जा रहा है, हमने देखा था भाई, कर योग्य, कर युक्त और कर मुक्त दोनों इसमें जुड़ेंगे, कर युक्त और कर मुक्त दोनों जुड़ेंगे। अब कर युक्त और कर मुक्त यदि जोड़ दोगे तो 78 लाख प्लस 80 लाख कितना हो गया, 8 7 15, 158 लाख, 1 करोड़ 58 लाख रुपए। 1 करोड़ 58 लाख 1 करोड़ 50 लाख के दायरे के बाहर जा रहा है, तो अब ये कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि उसका टर्नओवर क्या हो गया, 1.5 करोड़ के ऊपर चला गया, ठीक है। और जेड एक क्या है दूसरा, इसके अलावा कि भाई जेड है ना, जेड एक डेयरी चलाता है, उसका दूध दही का टर्नओवर 60 लाख रुपए है, घी मक्खन का टर्नओवर 20 लाख रुपए है, तो टोटल कितना हो गया, 80 लाख रुपए। अब ये कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठा सकता है, क्यों, क्योंकि 1.5 करोड़ की सीमा के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। जीएसटी में दूध दही कर मुक्त माल है, जबकि घी मक्खन क्या है, कर योग्य माल है। व्यवसायी निर्माता की श्रेणी में आता है, क्योंकि घी मक्खन बनाने के लिए उत्पादन प्रोसेस की क्या है, उत्पादन प्रोसेस की जाती है, ठीक है। भाई वो उत्पादक है ना, क्यों उत्पादक है, क्योंकि घी और मक्खन बनाने में क्या है, प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है, प्रोसेस की जाती है। ऐसी दशा में उसे कुल टर्नओवर मतलब 80 लाख पे क्या है, क्या है, कर देना पड़ेगा 1%, ठीक है। पॉइंट क्लियर। इतनी सी क्या थी, बेसिक बात थी कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत। इसके बाद बात आती है ई वे बिल की, ठीक है। इसके बाद बात आती है ई वे बिल की। तो जीएसटी में वेट व्यवस्था के अंतर्गत 5 यहाँ पे जांच चौकियां अंतर्राज्यीय बैरियर्स, जांच चौकी अंतर्राज्यीय बैरियर समाप्त कर दिए गए, ठीक है। मतलब सिंपल सा होता था, आप एक राज्य से दूसरे राज्य में घुसेंगे तो वेट की व्यवस्था आ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, हमारा एंट्री टैक्स आ जाता था, और जांच होती थी, जांच चौकियां होती थी, बैरियर्स होते थे बहुत सारे, वो सब चीज़ें क्या हो गई, जीएसटी आने के पश्चात खत्म हो गई, ठीक है।
एवं फॉर्म सी का फॉर्म तथा फॉर्म 49 की व्यवस्था भी क्या है, समाप्त कर दी गई। लेकिन कर चोरी न हो इसके लिए क्या है, प्रभावपूर्ण निरीक्षण एवं जांच व्यवस्था की स्थापना की गई है। मतलब सीधी सी बात है, आप वैट खत्म कर रहे हैं, आप जांच प्रणाली खत्म कर रहे हैं, आप बैरियर्स खत्म कर रहे हैं, आप फॉर्म सी खत्म कर रहे हैं, फॉर्म 49 खत्म कर रहे हैं, तो क्या भ्रष्टाचार रुक जाएगा? इन सब चीजों से भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा। तो भाई कुछ तो बैरियर रखना पड़ेगा, तब भी कुछ तो जांच प्रणाली अभी भी रखनी पड़ेगी। तो वो जो नई व्यवस्था निकल करके आती है वो क्या कहलाती है, ई वे बिल कहलाती है, जो क्या करेगी, ट्रांसपोर्टर्स पर प्रतिबंध लगा करके रखेगी कई प्रकार के, जो ट्रांसपोर्टर्स पर प्रतिबंध लगाएगी। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक ई वे बिल? तो ई वे बिल एक अनुपालन पत्र है जिसको फॉलो अप किया जाएगा, ठीक है, जिसमें डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से माल की आवाजाही करने वाला व्यक्ति माल की आवाजाही शुरू होने से पहले प्रासंगिक जानकारी क्या करेगा, अपलोड करेगा। मतलब एक वस्तु यहां से यदि वहां जा रही है, दूसरे स्थान पे जा रही है, तो उसके संदर्भ में उसको ले जाने के संदर्भ में पहले ही क्या कर दिया जाएगा, ऑनलाइन फीडिंग कर दी जाती है उसकी, और जीएसटी पोर्टल पे क्या है, ई वे बिल तैयार कर दिया जाता है उसका, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक ई वे बिल या ई वे बिल प्रणाली वस्तु एवं सेवा या जीएसटी के तहत 10 किलोमीटर से अधिक की बिक्री के लिए, मतलब आपका सामान यदि बिक्री के लिए जा रहा है, कितने में जा रहा है, 10 किलोमीटर से दूर जा रहा है, और 50,000 रुपए से अधिक का माल है, तो उस स्थिति में मूल्य के उस स्थिति में अंतरराज्य के साथ साथ अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय दोनों स्थितियों में आवाजाही के लिए आवाजाही को ट्रैक करने के लिए तकनीकी ढांचा क्या है, प्रदान करती है। क्या पॉइंट हुआ? तो यदि आपका सामान जो 50,000 रुपए से ज्यादा का है, एक बात, और जो 10 किलोमीटर से दूर जा रहा है, 50,000 रुपए से ज्यादा का होना चाहिए, 10 किलोमीटर से दूर जाना चाहिए। अब इसका मतलब यह नहीं कि वो एक राज्य के बाहर ही जा रहा होगा, भाई 10 किलोमीटर से दूर जा रहा मतलब हो सकता है कि भोपाल से इंदौर जा रहा हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब 10 किलोमीटर से दूर जाए या 50,000 रुपए से ज्यादा का माल जाए, तो ऐसी स्थिति में आवाजाही को आप ट्रैक कैसे करेंगे? आपका माल कहां पर है, कहां पहुंचा, कितना पहुंचा, कब पहुंचेगा आपके पास, डिलीवरी कब होगी, आदि की ट्रैकिंग कैसे होगी? तो इसके लिए क्या कर दिया गया, इसके लिए पूरी जो व्यवस्था बना दी गई ऑनलाइन तरीके से, वो क्या कहलाता है, हमारा ई वे बिल कहलाता है। और ई वे बिल की जो व्यवस्था है वो कहां से चलती है, जीएसटी पोर्टल से चलती है। कहां से चलती है? जीएसटी पोर्टल से। जब एक ई वे बिल तैयार किया जाता है तो एक अद्वितीय ई वे बिल नंबर, ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम, ईबीएन आवंटित किया जाता है। क्या आवंटित किया जाता है? ई वे बिल नंबर आवंटित किया जाता है। और यह आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता, ट्रांसपोर्टर के लिए क्या होता है, उपलब्ध होता है। तीन लोग इसमें क्या होते हैं, एक्सेस लिए होते हैं। एक जिसने माल भेजा, दूसरा जो माल लेके जा रहा है, और तीसरा जिस तक माल पहुंचना है। भाई तीन ही लोग तो इन्वॉल्व है ना इसमें। मैं विक्रेता हूं, मैंने सामान भेजा, किसके माध्यम से, अब्दुल के ट्रक से भेजा, किसके लिए, सेठ जी के, श्रीवास्तव जी की दुकान के लिए। तो यहाँ पे तीन लोग इन्वॉल्व हैं, मैं विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, ठीक है, यहाँ पे अब्दुल है ट्रांसपोर्टर, और यहाँ पर कौन है, प्राप्तकर्ता। तीन लोग क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तीनों के पास क्या रहेगा, वो बिल रहेगा, ठीक है। तो इसको क्यों लॉन्च किया गया, कारण क्या है, तो माल की तीव्र आवाजाही को सुगम बनाना, वाहनों के टर्न अराउंड समय में सुधार करना, यात्रा की औसत दूरी बढ़ा करके और यात्रा के समय के साथ साथ लागत को कम करके लॉजिस्टिक्स उद्योग की मदद करना, ठीक है। नियम क्या है, तो अधिसूचित ई वे बिल नियमों के अनुसार प्रत्येक आपूर्तिकर्ता को माल की आवाजाही के लिए ई वे बिल क्या है, पोर्टल पर पूर्व ऑनलाइन पंजीकरण की आवश्यकता होती है। कर अधिकारियों के पास कर चोरी की जांच करने के लिए पारगमन के दौरान किसी भी समय ई वे बिल की जांच करने की क्या होती है, शक्ति होती है। तो वो जब चाहे क्या कर सकते हैं, इस चीज़ की जांच कर सकते हैं कि जो सप्लाई की जा रही है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो सही है, वैध है कि नहीं है, ठीक है। क्या क्या इसमें प्रक्रियाएं शामिल रहता है, तो 100 किलोमीटर तक क्या है, एक दिन लगना चाहिए। 100 किलोमीटर के बाद प्रत्येक अगले 100 किलोमीटर रेस के लिए, उदाहरण के तौर पे इंदौर से उज्जैन 55 किलोमीटर माल भेजा गया, तो ई वे बिल की वैधता एक दिन होगी। लेकिन अहमदाबाद से क्या है, माल भेजा गया उज्जैन, तो जो कि 340 किलोमीटर है, तो उसकी वैधता कितनी हो जाएगी, 4 दिन। क्यों? क्योंकि 100 किलोमीटर इक्वल टू एक दिन, ठीक है। तो 4 दिन के आसपास वैधता हो जाएगी। अगले प्रत्येक 100 किलोमीटर के लिए क्या है, ऐसे ही एक एक दिन क्या है, अतिरिक्त जुड़ता चला जाता है, ठीक है। वैधता की हम बात करें ई वे बिल को लेकर, कितने दिन वैध रहेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कितनी दूरी पे माल जा रहा है। यदि माल 1000 किलोमीटर की दूरी पे जा रहा है, तो ई वे बिल की वैधता 10 दिन हो जाएगी। यदि माल 560 किलोमीटर की दूरी पे जा रहा है, तो ई वे बिल की वैधता 6 दिन हो जाएगी, ठीक है। संबंधित तिथि
का आशय ऐसी तिथि से है जिस तिथि को बिल का क्या है सृजन किया गया। जिस दिन ई वे बिल जनरेट होगा वो डेट क्या कहलाती है, रिलेवेंट डेट कहलाती है, संबंधित तिथि कहलाती है। और वैधता की अवधि गणना उस समय से की जाएगी जिस पर ई वे बिल का क्या है सृजन किया गया है। तो ई वे बिल की वैधता 6 दिन रहेगी, 7 दिन रहेगी, 8 दिन रहेगी, 10 दिन रहेगी। इस वैधता की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इस वैधता की शुरुआत उसी क्षण से हो जाती है जिस क्षण से क्या होता है, आपका ई वे बिल जनरेट होता है। सामान्य तौर पर ई वे बिल की वैधता को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन एक कर आयुक्त कमिश्नर, जीएसटी कमिश्नर के द्वारा केवल कुछ श्रेणियों के सामानों के लिए अधिसूचना जारी करके वैधता की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ये रेयर केस में होता है। कौन बढ़ाएगा, कर आयुक्त तो बढ़ाएगा, टैक्स कमिश्नर बढ़ाएगा। ठीक है। वैध ई वे बिल उत्पन्न किए बिना माल ले जाने पे क्या है, जुर्माना लगेगा भाई। तो कर अधिकारियों द्वारा 10,000 रुपए का जुर्माना या चोरी की गई राशि जो भी अधिक हो क्या है लगाया जाएगा। ऐसी स्थिति में सामान और उन्हें ले जाने वाले वाहन को हिरासत में लिया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है, आदि आदि। ई वे बिल को ट्रांसपोर्टर द्वारा समाप्ति से पहले पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन यदि ई वे बिल समाप्त हो गया तो सिस्टम उसी चालान से जुड़े पुनर्जन्म की क्या है पुनर्जन्म की अनुमति नहीं देता है। अब अनिवार्यता क्या है इसको लेकर के, तो एक की प्रेषण का मूल्य 50,000 रुपए से अधिक होना चाहिए, हमने पीछे देख लिया था। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति प्रथम दिन 25,000 का माल प्रेषित करता है और 30,000 का अन्य किसी दिन ई वे बिल अन्य किसी दिन करेगा, तो इस परिस्थिति में भी क्या है, ई वे बिल जनरेट करना आवश्यक होगा। क्यों, 30, 20, 50 और 55, भाई 50 के ऊपर हो गया ना अभी भी, तो 50,000 से ऊपर का होना चाहिए तो जारी होगा। यदि आप टुकड़ों में भेज रहे हैं तो भी जारी होगा, क्योंकि कलेक्टिवली वो 50 से ऊपर जा रहा होगा। तीसरा कि प्रेषण की प्रकृति पूर्ण क्या होगी, तो पूर्ण भरा वाहन हो सकता है अथवा खाली वाहन पार्सल में जा सकता है। चौथा कि यदि 50,000 रुपये मूल्य से अधिक का प्रेषण एक से अधिक वाहनों में भेजा जाता है तो भी क्या है, ई वे बिल के प्रावधान बराबर लागू होते हैं। अब आवश्यक प्रपत्र क्या होगा, इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो बीजा की या पूर्ति का बिल या सुपुर्दगी चालान जैसी भी स्थिति हो तो इनवॉइस देना पड़ेगा। दूसरा, ई वे बिल की प्रति या उसकी क्रम संख्या या तो भौतिक रूप में अथवा RFID धारित वाहन को प्रकट संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से यदि आप प्रोवाइड कर दीजिए अथवा फिजिकली आप प्रोवाइड कर दीजिए, दोनों रूप में किसी किसी भी फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि भाई ये कैंसिल कब होते हैं, ई वे बिल का निरस्तीकरण। तो यदि ई वे बिल के सृजन पश्चात माल का परिवहन नहीं किया जाता है या ई वे बिल में प्रदर्शित विवरण के अनुसार परिवहित नहीं किया जा सकता है, कॉमन पोर्टल पर ई वे बिल को इलेक्ट्रॉनिकली निरस्त किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो ई वे बिल के सृजन के 24 घंटे के अंदर निरस्त किया जा सकता है। यदि मार्ग में इसका सत्यापन किया जा चुका है तो ई वे बिल को निरस्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो यदि वो क्या किया गया है, कहीं पर क्रॉस चेक किया गया है, वेरीफाई किया गया है रास्ते पर, तो उस परिस्थिति में वो निलंबित नहीं होगा। अथवा इसके अलावा कि यदि माल की आपूर्ति नहीं की गई तो उसको निलंबित किया जा सकता है, 24 घंटे के अंदर भी निलंबित किया जा सकता है। ठीक है। तो ये आज की अपनी क्लास थी। आज की अपनी इस क्लास में हमने 2 टॉपिक कवर किए, कंपोजिशन स्कीम और ई वे बिल को कवर किया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।